नमस्कार, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा को समझने का प्रयास करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के पहले दृश्य में शामिल है। ये गीत कार्नेलिया नामक पात्र के द्वारा गाया गया है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है जो सन 1931 में रचा गया था। इस नाटक में सिकंदर के आक्रमण, मगध में नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की घटनाएं वर्णित हैं। इस गीत को गाने वाली पात्र कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है, जिसे भारत से बहुत प्रेम है। कार्नेलिया एक स्थान पर कहती है कि मुझे इस देश से जन्म भूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। ये स्वप्नों का देश है, ये त्याग और ज्ञान का पालना, ये प्रेम की रंग भूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्म भूमि है, किंतु ये भारत मानवता की जन्म भूमि है। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत को गाते समय कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे यूनानियों के शिविर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी है। वो कहती है, सिंधु का ये मनोरम तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वो भारतीय संगीत का पाठ देख लूं, भूल तो नहीं गई। इस संवाद के बाद कार्नेलिया ये गीत गाना आरंभ करती है। प्रसाद जी लिखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण से तात्पर्य है लाल रंग या सूर्य। सूर्य के सारथी का नाम भी अरुण माना जाता है। मधुमय से तात्पर्य है मिठास से भरा या खुशियों से भरा। अनजान अर्थात अजनबी, अपरिचित। क्षितिज उस स्थान को कहा जाता है जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा। कार्नेलिया कहती है कि ये जो हमारा भारत देश है, ये मधुरता या मिठास से भरा हुआ है और ये प्रातःकालीन सूर्य की तरह है। यानी जिस तरह सुबह सूर्य उदित होकर सारे संसार को ताजगी, जीवंतता, ऊर्जा या खुशियों से भर देता है, उसी प्रकार संसार में पूर्व दिशा में स्थित भारत देश सारे संसार के लिए आशाओं और सकारात्मक भावनाओं का स्रोत है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये जो अजनबी सा क्षितिज है, यानी जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसे भी भारत देश पहुंचकर टेक सी मिलती है या इसे भी यहाँ पर आसरा मिलता है। कार्नेलिया कहना चाहती है कि भारत देश संसार और संसार के लोगों के लिए तो खुशियों और प्रेरणा का स्रोत है ही, ये धरती और आकाश को भी सहारा देता हुआ महसूस होता है। यानी भौगोलिक रूप से भी भारत देश स्थिर और सुंदर है। यहाँ के पठार, पर्वत और यहाँ का आसमान भी आकर्षक और मनोहर है। यूं लगता है कि प्रकृति भी इस देश के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रही है और प्रकृति को यहाँ पर इत्मीनान और सुकून मिल रहा है। इन पंक्तियों में सूरज और क्षितिज के दृश्य होने के कारण दृश्य बिंब की योजना है। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का एक चित्र अंकित किया है। इसमें कमलों की शोभा, पेड़ों की चोटियों के झूमने और सुबह सुबह सूरज की लाल किरणों के भारत में बिखरने का चित्रण किया गया है। प्रसाद जी लिखते हैं, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। सरस अर्थात रस पूर्ण या सुंदर। तामरस लाल कमल को कहा जाता है। गर्भ से तात्पर्य है पेट या कोख, जहां पर बच्चा पलता है। कमल के प्रसंग में गर्भ से तात्पर्य है कमल के बीच का छत्ता जिसमें बीज होते हैं। यहाँ गर्भ से तात्पर्य है कमल का केंद्र या कमल के फूल के बीच का भाग। तरुशिखा अर्थात पेड़ की चोटी या फुनगी। मनोहर से तात्पर्य है मन को आकर्षित करने वाली या सुंदर। छिटका अर्थात बिखर गया। हरियाली शब्द का प्रयोग यहाँ पर समृद्धि और खुशहाली के अर्थ में किया गया है। मंगल अर्थात कल्याण करने वाला या पवित्र। कुमकुम से तात्पर्य है केसर, लाल रंग का चूर्ण या रोली।
सरस ताम रस गर्भ विभा पर कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठी है और उसके आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अद्भुत है। वो कहती है कि आसपास बहुत रसपूर्ण या सुंदर कमल के फूल खिले हैं और उनकी पंखुड़ियों के बीच का भाग या उनका केंद्र चमकीला या आकर्षक है और उन कमलों के ऊपर नाच रही तरशिखा मनोहर पेड़ों की चोटियां मनमोहक ढंग से झूम रही हैं। यानी नीचे सुंदर शोभा वाले कमल खिले हुए हैं और उनके आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनकी चोटियां हवा के चलने से हिल रही हैं और नृत्य करती प्रतीत हो रही हैं। इन पेड़ों की चोटियों की छाया कमलों पर पड़ रही है। इस पंक्ति में खिले हुए कमलों और पेड़ों की झूमती हुई चोटियों का दृश्य होने के कारण दृश्य बिंब की योजना है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कार्नेलिया कहती है कि जब सूर्योदय होता है तो उगते सूरज की लाल किरणें भारतीय लोगों के खुशहाली से भरे जीवन पर यूं बिखर जाती हैं मानो कल्याणकारी केसर या रोली बिखेर दी गई हो। कार्नेलिया कहना चाहती है कि भारत देश में सूर्योदय बहुत सुंदर होता है और प्रातःकालीन सूर्य को कल्याणकारी और पवित्र माना जाता है। भारतीयों का जीवन जो पहले से ही सकारात्मक विचारों से भरा और खुशहाल है, वो सूर्योदय के बाद ऊर्जा, सक्रियता और जीवंतता से भर जाता है। सूरज की लाल किरणें यूं लगती हैं जैसे किसी ने धरती पर पवित्र केसर या लाल चूर्ण बिखेर दिया हो। ये दृश्य बड़ा मनोहर होता है। इस पंक्ति में भी दृश्य बिंब की योजना है। अगली पंक्तियों में कवि ने ये भाव व्यक्त किया है कि भारत देश को विदेशी लोग तो पसंद करते ही हैं, पक्षी तक इसे अपने लिए बेहतर शरण स्थल मानकर इसकी ओर उड़ते चले आते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु अर्थात छोटा, सुरधनु से तात्पर्य है इंद्रधनुष, इसे धनक भी कहा जाता है। पसारे अर्थात फैलाए हुए, शीतल अर्थात ठंडी, मलय से तात्पर्य है दक्षिण भारत का एक पर्वत जहां पर चंदन के वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। समीर से तात्पर्य है हवा, मलय समीर से तात्पर्य है चंदन की सुगंध वाली हवा। खग अर्थात पक्षी, नीड़ अर्थात घोंसला, घर, ठिकाना या बसेरा, निज अर्थात अपना। लघु सुरधनु से पंख पसारे। कार्नेलिया कहती है कि एक छोटे से इंद्रधनुष की तरह अपने पंखों को फैलाए हुए, शीतल मलय समीर सहारे, ठंडी और चंदन की सुगंध वाली हवा का सहारा लेकर उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, पक्षी अपना मुंह जिस ओर किए उड़ते चले आते हैं। समझ नीड़ निज प्यारा, और जिसे वो अपने प्यारे घोंसले या अपने आश्रय स्थल की तरह मानते हैं, वो यही भारत देश है। यहाँ पर पक्षियों को विदेशी लोगों या बेसहारा लोगों का प्रतीक भी माना जा सकता है। भारत भूमि हर तरह के लोगों को शरण देती है और संसार के विभिन्न भागों से आकर लोग यहाँ बसना चाहते हैं। यहाँ पर लघु सुरधनु से पंख पसारे शब्दों में उपमा अलंकार है। पंख पसारे, समीर सहारे और नीड़ निज शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों के मन में विद्यमान दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार जैसे भावों का वर्णन किया है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति करुणा से भरा है और ये भाव उनके मन में सारी मानवता के लिए है। प्रसाद जी लिखते हैं, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। बरसाती आंखों से तात्पर्य है करुणा से भरी आंखें या संवेदनशील आंखें, ऐसी आंखें जिनसे दूसरों के दुख देखकर आंसुओं की बरसात होने लगती है। करुणा जल से तात्पर्य है दया या रहम रूपी पानी। ये शब्द आंसुओं की बूंदों की ओर भी संकेत करते हैं। अनंत से तात्पर्य है समुद्र। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। कार्नेलिया कहती है कि भारतवासियों की आंखें स्वाभाविक रूप से ही संवेदनशीलता, नमी या तरलता से भरी होती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की आंखों की नमी ही यहाँ बादलों के रूप में आकाश में उमड़ने लगती है और उनमें दया या सहानुभूति रूपी जल भरा रहता है।
यानी यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में दया भाव है और ये दया भाव व्यापक होकर पूरे देश या सारे भारतीय समाज के लोगों की आंखों में भरकर सारे संसार के दीन दुखियों के प्रति उमड़ता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल आकाश में उमड़कर वर्षा से सारे संसार को भिगो देते हैं। यहाँ बादल बनते शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। कार्नेलिया कहती है कि दक्षिण दिशा में समुद्र की लहरें भारत भूमि से टकराती रहती हैं, क्योंकि उन लहरों को भी यहीं पर किनारा मिलता है या भूमि के दर्शन होते हैं। यानी भारत भूमि में इतनी उदारता है कि पेड़ पौधों पशु पक्षियों को तो ये अपनाती ही है। समुद्र जैसा विशाल जल स्रोत भी इस भारत भूमि को स्पर्श करके आराम और आसरा प्राप्त करता है। इस पंक्ति में समुद्र की लहरों के भारत भूमि से टकराने का दृश्य होने के कारण दृश्य बिंब की योजना है। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी ने सूर्योदय के समय का चित्रण किया है और ये भाव व्यक्त किया है कि भारतवर्ष में सूर्योदय बहुत सुंदर और मनोहर होता है तथा सूरज की किरणें वातावरण को सुखद या उल्लासपूर्ण बना देती हैं। प्रसाद जी लिखते हैं, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। हेम कुंभ से तात्पर्य है सोने का घड़ा, ये सूरज का प्रतीक है। उषा अर्थात भोर की देवी, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। ढुलकाती अर्थात उड़ेलती या गिराती, मदिर अर्थात नशीला या मद भरा, मस्त कर देने वाला। यहाँ पर मदिर से तात्पर्य है नशे में डूबा हुआ। रजनी भर यानी रात भर। हेम कुंभले उषा सवेरे। कार्नेलिया कहती है कि भारत देश में प्रातःकाल जब सूरज उदित होता है तो यूं लगता है कि भोर की देवी उषा सोने का घड़ा लेकर आई है। भरती ढुलकाती सुख मेरे, सूर्य की किरणें भारत भूमि पर पड़ती हैं तो यूं लगता है कि उषा देवी सोने के घड़े से मेरे लिए सुखों को भर भर कर उड़ेल रही है। यानी भारत भूमि पर सूर्योदय बहुत सुंदर होता है, ये सभी के लिए सुख और खुशियां लेकर आता है। मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। सूर्योदय का ये सुहाना दृश्य जिस समय उपस्थित होता है उस समय रात भर जागने के बाद नशे में डूबे हुए से तारे ऊँघते या नींद से बोझिल प्रतीत होते हैं। यानी सूर्योदय के समय तारों की चमक फीकी पड़ जाती है और उनका टिमटिमाना बंद हो जाता है। यूं लगता है कि तारे रत जगे के बाद सुबह के समय आंखें बंद करके सोने या सुस्ताने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जब जग शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की भी योजना है।